हेलो स्टूडेंट, देखिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, पार्ट 22। यहाँ देखिए पार्ट 22 से पेज नंबर 2 निकालेंगे और 2 में ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लौकिक साहित्य पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए कर आना कि यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके हम आपको दिखा दें ये जो चीज़ें लिखी हुई हैं इसके बारे में आज हम लोग कहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक चचनामा नामक पुस्तक में है, यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ तक। और इसे पढ़ने के लिए मात्र एक स्टोरी ही काफ़ी है समझने के लिए। एक बार समझ लेंगे ना तो फिर आप दोबारा पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आप एकदम ओठवा पे लिया के रख लेंगे, है कि नहीं। आइए चलिए एक बार स्टोरी पहले सुन लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि खान सर क्या कहना चाहते हैं, है ना। देखिए कह रहा है कि दादाजी, आरव कह रहा है कि दादाजी मुझे कहानी सुनाओ ना। दादाजी मुस्कुराए और बोले, आज मैं तुम्हें कहानियाँ नहीं बल्कि किताबों की कहानियाँ सुनाऊंगा जिनसे हमें हमारे पुराने भारत के बारे में बहुत कुछ पता चलता है ना। अब देखिए दादाजी कह रहे हैं चाणक्य की सूझबूझ, है ना। दादाजी ने शुरू किया, बहुत समय पहले की बात है, हमारे भारत में एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। कौन थे? देखिए एक बहुत ही समझदार व्यक्ति थे बोल रहे हैं ना, और उनका नाम क्या था? कौटिल्य, है ना, जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं, है ना। उनका नाम क्या था? कौटिल्य, जिन्हें क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए उन्होंने एक किताब लिखी। कौन? चाणक्य ने एक किताब लिखा जिसका नाम क्या रखा? अर्थशास्त्र। ठीक है, दादाजी कह रहे हैं कि हमारे भारत में एक बहुत ही समझदार, बहुत ही ज्ञानी एक व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था? कौटिल्य था। ठीक है, जिन्हें लोग क्या कहते हैं? चाणक्य भी कहते हैं, है ना। उन्होंने एक किताब लिखी, उस किताब का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, है ना। चाणक्य के द्वारा क्या लिखा गया है? अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, कह रहे हैं पता है यारो, यह किताब किसी जादू की किताब से कम नहीं थी। इसमें कह रहे हैं इसमें बताया गया था कि एक राजा को कैसे राज करना चाहिए, है ना। चाणक्य के जो अर्थशास्त्र है ना, इसमें क्या बताया गया है कि एक राजा को कैसे राज करना चाहिए, कैसे अपने लोगों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे अपने देश को मजबूत बनाना चाहिए। इस पुस्तक में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि यह हमारी पहली पुस्तक थी जो राजनीति के बारे में सब कुछ सिखाती थी, है ना। इसी से हमें मौर्य राजाओं के समय के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। कि इस पुस्तक से, अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी, है ना। उसमें क्या क्या लिखा हुआ है कि राजा को कैसे रहना चाहिए, कैसे राज करने चाहिए, कैसे लोगों का ध्यान रखना चाहिए, है ना, और अपने देश को कैसे मजबूत रखना चाहिए। मतलब क्या कि राजनीति के बारे में उस पुस्तक में लिखी गई थी, है ना। अब आइए कश्मीर के राजाओं की गाथा एक बार थोड़ा सा सुन लें। फिर कह रहे हैं फिर एक और प्यारे कवि हुए कलहन। ठीक है, एक और कवि हुए, क्या नाम था उनका? कलहन। कह रहे हैं दादाजी ने आगे कहा वह कश्मीर के थे। कलहन एक कवि हैं, है ना, उनका नाम क्या है? कलहन, और वो कहाँ से हैं? वह कश्मीर के थे। ठीक है, कलहन कहाँ से? क से याद रखेंगे, कलहन कश्मीर से थे, है ना। उन्होंने एक बहुत ही सुंदर किताब लिखी जिसका नाम था राज तरंगिनी। अब देखिए कलहन कश्मीर से थे और क्या पुस्तक लिखे थे? राज तरंगिनी। याद रखेंगे, यह किताब 8 बड़े बड़े हिस्से में बटी थी। जैसे किसी नदी में लहरें होती हैं, ऐसे लहरें होती हैं ना, वैसे ही इसमें कश्मीर पर राज करने वाले राजाओं की कहानियाँ एक पे एक लिखी हुई थी ना जी, एक के बाद एक कहानी। जैसे कि ये लहरें हैं, आगे पीछे ऐसे ऐसे जाती हैं ना, तो एक के बाद एक आती है ना लहरें, वैसे ही बहुत सारे पुस्तकें लिखी थी। ठीक है, 8 बड़े बड़े हिस्सों में बांटे थे किताब को। ठीक है, अब देख रहा है यह पहली बार था जब किसी ने हमारे इतिहास की घटनाओं को ऐसे क्रम में लिखा था, है ना। पहली बार किसी ने इतिहास की घटनाओं को एक के बाद एक ऐसे करके लिखे हुए थे, है ना। कौन लिखे थे? कलहन, है ना। अब भविष्य की एक झलक देखिए। कि दादाजी ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, पता है एक ज्योतिष की किताब भी थी। ज्योतिष की किताब, हम लोग पंडित जी से हाथ दिखाते हैं, कुछ कुछ बता देता है तो हम लोग खुश हो जाते हैं, है ना। फ्यूचर की बातें, ऐसे से तुम ऐसे करती हो, वैसे फ्यूचर तो नहीं बताते हैं लेकिन जो बीते हुए हैं ना उसको बता देते हैं। आइए फिर कह रहे हैं कि एक ज्योतिष की किताब भी थी, है ना। उसको तो गार्गी संहिता,
है ना, उसको देखिए कहता है कि दादाजी बोल रहे हैं कि एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ दादाजी कह रहे हैं, पता है एक ज्योतिष की किताब भी थी, गार्गी संहिता। ज्योतिष की किताब का नाम क्या है? गार्गी संहिता, है ना। इसमें एक हैरान करने वाली बात लिखी थी, जैसे आज हम मौसम की भविष्यवाणी करते हैं, वैसे ही इस किताब में बताया गया था कि यूनान, जिसे तब एवन कहते थे, पहले बहुत पहले क्या कहते थे? यूनान को क्या कहते हैं? एवन कहते थे, ठीक है। कहते हैं कि दादाजी बोल रहे हैं कि वैसे ही इस किताब में बताया गया था कि यूनान के लोग भारत पर आक्रमण करेंगे, और किया भी, है ना। तो ये भविष्यवाणी पुस्तक थी, गार्गी संहिता, है ना जी। जैसे कोई कह देता है नहीं कि इतना दिन बाद कुछ घटना होने वाला है ना। तो ऐसे ही इस पुस्तक में पहले ही लिखा गया था कि यूनान के लोग जो हैं भारत पर आक्रमण करेंगे, ठीक है। अब देखिए भाषा का जादू सीखिए, पाणिनि की किताब देखिए कहता है, और सुनो, भाषा के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, भाषा, ठीक है, पाणिनि। कहते हैं दादाजी ने समझाया, उन्होंने एक कमाल की किताब लिखी, अष्टाध्यायी। देखिए ये देखिए पुस्तक का नाम क्या है? कहता है उन्होंने, ये जो पाणिनि है ना, ये अष्टाध्यायी पुस्तक लिखे थे, ठीक है। और इसमें भाषा का ज्ञान बताया गया था। देखिए कहते हैं कि संस्कृत व्याकरण की पहली किताब थी जिसमें उन्होंने बताया कि हमारी भाषा कैसे बनी है, उसके नियम क्या हैं। पता है इसी किताब में पहली बार लिपि शब्द का इस्तेमाल हुआ, जिसका मतलब होता है लिखने का तरीका, है ना। मतलब कहने का कि भाषा जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, है ना, वैसे ही उस समय क्या हुआ कि सबसे पहले अगर पुस्तक कोई है, अष्टाध्यायी पुस्तक है, और इसमें क्या लिखा गया है? संस्कृत में इसे पहली बार लिपि शब्द का जो शब्द है ना, इस्तेमाल किया गया था, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं इस किताब से हमें मौर्य काल से पहले के समय और उस समय की राजनीति के बारे में भी जानने को मिलता है। इसके साथ साथ, है ना, लिपि के साथ साथ क्या मिलता है कि मौर्य समाज के पहले के समय कैसा था, क्या था ना, उस समय की राजनीति के बारे में भी जानने को मिलता है। अब आइए, अब आते हैं सिंध का अरबी इतिहास। देखिए लगभग 13वीं शताब्दी की शुरुआत में जब अरब से लोग भारत आए, है ना, 13वीं शताब्दी के शुरुआत में क्या हुआ, जब अरब के लोग कहाँ भारत आए थे, तो उन्होंने सिंध, यानी जो आज के पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है? सिंध, है ना, सिंध के इतिहास को अपनी भाषा यानी अरबी में लिख दिया, अरबी में लिख दिया था, है ना। बाद में इस अरबी किताब का फारसी में अनुवाद किया गया। जब जैसे मान लो हिंदी में रहता है तो हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, वैसे ही क्या किया, अरबी की किताब जो था उसको फारसी भाषा में अनुवाद यानी ट्रांसलेट कर दिया गया, है ना। और उस अनुवादित पुस्तक को चचनामा नाम दिया गया, ठीक है, फारसी में कर दिया गया। और उस पुस्तक का नाम क्या दे दिया गया? चचनामा। चाचा से याद रखेंगे, चाचा से ना जी, चचनामा, चाचा के नाम चचनामा, है ना। इसी चचनामा नामक पुस्तक से हमें सिंध के उस समय के इतिहास की जानकारी मिलती है ना। इतना दादाजी के स्टोरी से कुछ तो समझ में आया होगा। अब देखिए कठिन शब्दों को थोड़ा सरल शब्द में बना के देखें, उसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे, आप लोग आंसर करेंगे, वो भी फटाक नहीं करेंगे तो कहना क्या हम बोल रहे थे, ठीक है। देखते इतिहास रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख का मतलब क्या है? ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख का मतलब क्या होता है कि इतिहास किताबों में सबसे पहले जिसका नाम आता है ना। कहने का मतलब है, ये जो हार्ड लग रहा है ना थोड़ा सा, कि ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख, इसका मतलब क्या होता है? तो मतलब यही होता है कि इतिहास की किताबों में सबसे पहले जिसका नाम आता है ना। अब देखिए कह रहा है कि भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ, इसका मतलब क्या है? भारत की पहली ऐसी किताब जो राजकाज यानी सरकार चलाने के नियम के बारे में बताती हैं, इसे क्या कहते हैं? भारत की पहली राजनीतिक ग्रंथ, है ना। अब देखिए इसकी रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने की, है ना। इसे कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी कहते हैं ने लिख दिया, है ना जी। ये जो करा ना कि इनकी रचना कौटिल्य, इसका मतलब क्या है कि कौटिल्य चाहे चाणक्य इनका दो नाम है ना, इसी ने लिखा। अब आइए फिर कह रहा है कि यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त हैं। इसका मतलब जानते हो क्या है? यह 15 अधिकरण का मतलब क्या है? 180 प्रकरण के ये विभक्ति, ये समझ में बतिया नहीं आएगा तो फिर क्या समझेंगे हम लोग, है ना। इसीलिए ना हम इसको आसान शब्दों में लिख दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि यह 15 बड़े हिस्सों में, है ना, और 180 छोटे छोटे भागों में बांटी गई हैं,
है ना। इसके हिस्से कितने हैं? 15, है ना। और छोटे छोटे भागों में 180 प्रकरण, मतलब 180 छोटे छोटे भागों में क्या किया गया है? बांटी गई हैं, विभक्त की है, मतलब बांटी गई हैं, ठीक है, बांटी हुई हैं। अब आइए, कह रहा है कि मौर्यकालीन इतिहास व राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसका मतलब है, आसान शब्दों में समझें तो मौर्य राजाओं के समय के इतिहास और उनके राजकाज को समझने के लिए क्या क्या अर्थशास्त्र एक बहुत जरूरी किताब है ना जी। अर्थशास्त्र एक बहुत जरूरी किताब है। राजतरंगिणी, देखिए संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व का मतलब क्या है? ये यहाँ से था, अब यहाँ से आएंगे। कहते हैं संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व, है ना। संस्कृत, इसका मतलब हो जाएगा कि संस्कृत में ऐतिहासिक किताबों में सबसे ज़्यादा जरूरी, है ना। अब देखिए, कहता है कश्मीरी कवि कलहन द्वारा रचित, इसका मतलब क्या है? कश्मीर के कवि कलहन ने लिखी। इनमें 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंग कहा गया है। इसका मतलब क्या है बताइए? ये समझ में आया कि इसमें 8 सर्ग हैं। सर्ग मतलब समझ में आएगा नहीं, है ना। तरंग कहा गया है तो देखिए इसका मतलब होता है कि इसमें 8 अध्याय हैं। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, हमारे बुक में अध्याय होते हैं वैसे, यानी भाग, पार्ट 1 2 3 4 5 ऐसे ना, जिन्हें लहर यानी तरंग कहा गया है ना। अब आइए, इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसका मतलब है कि इसमें कश्मीर पर राज करने वाले राजाओं की कहानियाँ और जानकारी है ना। अब ये संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब जो है, संस्कृत साहित्य में यह पहली बार था जब इतिहास की घटनाओं को एक सही क्रम में लिखने की कोशिश की गई, है ना। अब आइए गर्गी संहिता, कहते हैं एक ज्योतिष ग्रंथ है। यह भविष्य बताने वाली, कहता यह ज्योतिष ग्रंथ है। इसका मतलब है कि यह भविष्य बताने वाली एक धार्मिक किताब है। क्या है? यह भविष्य बताने वाली क्या है? एक धार्मिक किताब है, जिसको क्या कहते हैं? ज्योतिष ग्रंथ, है ना। गार्गी संहिता, जिसमें ग्रहों सितारों से जुड़ी बातें होती हैं। अब आइए, कहता है कि इसमें भारत पर होने वाले एवं आक्रमण का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब क्या है कि इसमें बताया गया है कि यूनान, जिसे तब एवं कहते थे, ये लोग क्या करेंगे? भारत पर हमला करेंगे, ठीक है। अब आइए, व्याकरण की प्रथम पुस्तक, इसका मतलब है कि यह भाषा के नियमों की पहली किताब है और जिसके लेखक पाणिनि है। पाणिनि ने लिखा है ना। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। इसका मतलब है कि इसमें पहली बार लिपि यानी लिखने का तरीका या ढंग शब्दों का इस्तेमाल हुआ है ना। इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि इससे मौर्य राजाओं के आने से पहले के समय और उनके राज के दौरान की राजनीतिक हालात, राजकाज की स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है ना। अब एक 13वीं शताब्दी में आरंभ में, इसका मतलब है कि 13वीं शताब्दी की शुरुआत में। अब देखिए यहाँ कह रहा है कि अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा। इसका मतलब है कि अरब के लोगों ने अपनी अरबी भाषा में क्या लिखा? सिंध जगह का इतिहास लिख दिया। ये सिंध जगह कहाँ है? पाकिस्तान में, है ना। जिसका फारसी अनुवाद चचनामा पुस्तक में है। इसका मतलब है कि जिसका कह रहा है जिसके बाद में फारसी यानी ईरान भाषा में अनुवाद किया गया और उस समय का नाम चचनामा है। अब बुक में क्या लिखा हुआ है? ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए अब आसान लगेगा, तो यहाँ आसान लगवाना नहीं है, हम लोग सीधे चलेंगे बुक पे एकदम, है ना। बुक पे चलेंगे और क्वेश्चन आंसर करेंगे, फटाक इसका आंसर बताएंगे ना। अगर हम लोग यहाँ रह के पढ़े होंगे, दिमाग रखे होंगे तो। देखते हैं ऐतिहासिक घटनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है ना। सबसे पहला किसका उल्लेख किया गया ऐतिहासिक रचनाओं में? तो अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया, मतलब उसके बारे में लिखा गया है ना। अब देखिए कह रहा है अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है ना। देखिए कह देगा कि अर्थशास्त्र भारत का, कह रहा है कि पहला जो फर्स्ट बार राजनीतिक ग्रंथ लिखा गया है, ठीक है। अब देखिए इसकी रचना किसने किया? कौटिल्य, जिनका एक और नाम है चाणक्य, ठीक है। यह 15 अधिकरण व 180 प्रकरण में विभक्त है ना। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ
ठीक है। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी यानी कि कवि कलहन द्वारा रचित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है, राजतरंगिणी, है ना। इसमें 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंग कहा गया है। इसमें कश्मीर, यहाँ पे देखिए, यहाँ बस पढ़ लेना है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, इसका भी आंसर करेंगे आप लोग फटाक फटाक, ठीक है। अब देखते हैं कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है राजतरंगिणी, है ना। अब आइए, कहते हैं एक ज्योतिष ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, गार्गी संहिता। इसमें भारत पर होने वाले एवन आक्रमण का क्या है, उल्लेख मिलता है। पहले ही बता दिया गया था गार्गी संहिता में कि एवन के लोग क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे, है ना। अब आइए अष्टाध्यायी पे। अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, पाणिनि। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है ना। इसमें मौर्य से पहले, पूर्व यानी पहले का इतिहास तथा मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी मिलती है ना। अब देखिए 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा जिसका नाम क्या रखा, चचनामा, है ना। अरबी में लिखा लेकिन बाद में इसको फारसी में कर दिया गया, उसका नाम क्या रखा गया, चचनामा, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आया, लेकिन जो भी समझ में आया होगा अभी के अभी रिजल्ट आप चेक कीजिए कि आपको कितना आया समझ में, कितना समझ में नहीं आया है, ठीक है। अभी के अभी आप लोग अपने दिमाग की क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। आइए देखिए, कह रहा है कि ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम किस ग्रंथ का उल्लेख किया जाता है, सबसे पहले किस ग्रंथ का उल्लेख किया गया है, इसका आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र का। वेरी गुड, क्या हो जाएगा, अर्थशास्त्र का ना जी। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएंगे इसका आंसर, अर्थशास्त्र का, है ना। आइए 1 नंबर आप लोगों को मिल गया, है ना, मिला ना, मन खुश। देखते हैं कितना नंबर मिलता है, ठीक है। आइए फिर दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। अब आते हैं, आंसर नहीं दिखाना है। अब देखिए, कहते हैं भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है, बताइए। इसका आंसर कीजिए। भारत का पहला, फर्स्ट बोले थे ना अभी, पहला राजनीतिक ग्रंथ कौन सा है, इसका आंसर कीजिए, क्या हो जाएगा। पहली बार अगर कोई पुस्तक लिखी गई राजनीतिक बेसिस पे तो उसका नाम क्या है, अर्थशास्त्र। क्या नाम है, अर्थशास्त्री, है ना। पहली बार राजनीतिक में लिखा गया था, राजनीतिक में राजा को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, अपने प्रजा को कैसे रक्षा करना चाहिए और अपने देश को कैसे मजबूत करना चाहिए, ये सारी चीज़ें लिखा गया है ना अर्थशास्त्र में। अभी बताए थे दादाजी, है ना, भूलना नहीं है। अब आ जाएंगे हम लोग, आइए, कहता है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। इतना प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। अर्थशास्त्र की, वेरी गुड, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, तो कौटिल्य यानी चाणक्य ने की थी। कौन की थी सर, तो आप लोग कहेंगे चाणक्य। अभी तक तो 3 नंबर मिला है आप लोगों को। चलिए अब आ जाएंगे, अब आइए, कहते हैं अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभक्त हैं, इसका आंसर बताइए। अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में बांटे गए हैं, विभक्त हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इस बार तो आंसर गड़बड़ाएगा आप लोगों का, है ना। ये तो नहीं देखे थे, उसमें नहीं है। अच्छा पुस्तक में हम दिखाते हैं ना, पुस्तक में क्या लिखा है, 15 है। अर्थशास्त्र कितने अधिकरण में बांटे गए हैं, 15। आइए फिर आ जाएंगे हम लोग डी तक। कहता है मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक के ज्ञान के लिए कौन सा ग्रंथ महत्वपूर्ण है, बताइए। कौन सा ग्रंथ है जो मौर्यकालीन इतिहास और राजनीति के ज्ञान के लिए, वेरी गुड, अर्थशास्त्री होगा, दूसरा कोई होगा नहीं, है ना। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताया गया है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है क्योंकि उन्हीं के तो गुरु थे ये चाणक्य, है ना। इनके बारे में भी लिखे हैं और राजनीति के बारे में लिखे हैं, कैसे क्या करने चाहिए, है ना। अब आ जाएंगे हम लोग एकदम अगला क्वेश्चन कहता है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व किस कश्मीरी कवि द्वारा रचित ग्रंथों को दिया जाता है, इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएगा। कहता है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचना, देखिए ये एक एक पॉइंट का क्वेश्चन बनाया गया है। सर का जो बुक है ना, एक एक वाक्य से इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया गया है, ठीक है। तो उसी को तो आपको आंसर करना है। सर बोलते हैं, खान सर क्या बोलते हैं कि पॉकेट जीके एक बार पढ़ लीजिएगा तो कोई भी एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं ना। तो केवल हम लोगों को आसान शब्द या फिर स्टोरी से तो काम चलेगा नहीं। तो हम लोग जब तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करेंगे
जाएंगे तब तक कैसे पास होंगे, है ना। इसके लिए भी तो हमें हमारा दिमाग तैयार होना चाहिए। तो चलिए कीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, कलहन। वेरी गुड, क्या हो जाएंगे, कलहन हो जाएंगे इसका आंसर। ठीक है, देखिए अब आ जाएंगे हम लोग कितने, अरे 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 अब आइए, कहता है कलहन द्वारा रचित राज तरंगिनी में कितने सर्ग हैं। अभी देखे थे, अभी देखे थे अभी देख लिए थे, 8 है। हाँ, ये जो आसान शब्दों में जो पढ़े थे तो उस समय भी देखे थे, दादाजी के समय में भी देखे थे ना जी, कि कलहन द्वारा रचित जो है राज तरंगिनी। देखिए इसमें एक और चीज सीख सकते हैं आप। कहता है कि कलहन द्वारा, कह देंगे कलहन द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो राज तरंगिनी। कितने सर्ग हैं, कह देगा कलहन द्वारा लिखी गई राज तरंगिनी में कितने सर्ग हैं, तो 8 सर्ग हैं। इसमें 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। वेरी गुड। अब आइए, अब आ जाएंगे डी तक। आगे कहता है कि राज तरंगिनी में वर्णित सर्गों को क्या कहा जाता है, बताइए। राज तरंगिनी में वर्णित जो है सर्गों को क्या कहा जाता है, नहीं, तरंग कहे जाते हैं। वेरी गुड, क्या कहे जाते हैं, तरंग कहे जाते हैं। राज तरंगिनी में जो वर्णित सर्ग है ना, 8 सर्ग होते हैं, उसको क्या कहते हैं, तरंग कहते हैं ना। वेरी गुड, अभी तक तो सही है। आगे देखते हैं। अधिक कहता है राज तरंगिनी में मुख्य रूप से कहाँ के शासकों का वर्णन मिलता है, कहाँ के शासकों का वर्णन मिलता है, बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, राज तरंगिनी पुस्तक जो है इसमें मुख्य रूप से कहाँ के राजा का वर्णन मिलता है, मगध। मगध कहाँ से आ गए, अभी तो मगध देखे ही नहीं थे, तो ये हो जाएंगे कश्मीर, है ना। देखिए कश्मीर के क्या होता है, देखिए एक बार कहता है राज तरंगिनी मुख्य रूप से कहाँ के शासक का वर्णन मिलता है, तो कश्मीर के, है ना। अब आ जाएंगे हम लोग कहाँ पे, 8 ये इस क्वेश्चन पे। कहते संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किस ग्रंथ में मिलता है, इसका आंसर करेंगे। बताइए किस ग्रंथ में इतिहास लिखने का फर्स्ट जो पहली बार प्रयास है किया गया है, किस में, बताइए। अर्थशास्त्र, राज तरंगिनी में। क्या हो जाएंगे इसका आंसर, राज तरंगिनी में सबसे पहले क्या किया जाता है, इतिहास लिखने का पहला प्रयास किया गया है ना। अब आ जाएंगे हम लोग कितने नंबर पे, नेक्स्ट। कहता है किस ज्योतिष ग्रंथ में, ज्योतिष ग्रंथ पे आ जाएंगे। कहता है किस ज्योतिष ग्रंथ में भारत पर होने वाले एवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। हम बोले थे ना कि पहले ही बता दिया गया था उस ग्रंथ में कि एवन के लोग क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करने वाले हैं, है ना, है ना। तो गार्गी संहिता, वेरी गुड, क्या है, गार्गी संहिता में बता दिया गया था पहले ही कि एवन के लोग क्या करेंगे, भारत पर आक्रमण करेंगे ना जी। अब आज ये कह रहा है कि व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है। वेरी गुड, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि, है ना। वेरी गुड, आप लोग याद है जी, पाणिनि, है ना। व्याकरण की प्रथम पुस्तक जो है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, पाणिनि, है ना। अब आ जाएंगे हम लोग कितने नंबर पे, इस नंबर पे। कहता है कि लिपि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस ग्रंथ में हुआ है। लिपि जो है, लिपि का जो प्रयोग हुआ है वो सबसे पहले किस ग्रंथ में हुआ है, इसका आंसर कीजिए फटाक से। क्या हो जाएंगे, ना 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 ना, इसका आंसर क्या हो जाएंगे, फंसा दिए इसका आंसर जो है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी, है ना। इसी में क्या किया गया है, लिपि शब्द का पहला बार प्रयोग किया गया है, ठीक है, अष्टाध्यायी में। अब आ जाइए, कह रहा है कि अष्टाध्यायी से किस काल से पूर्व के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, इसका आंसर दीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गलत। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, अष्टाध्यायी में। कहता है अष्टाध्यायी से किस काल के पहले, है ना, किस काल के पहले जो बीत चुका था उसका इतिहास की जानकारी मिलती है। तो अभी तो हम लोग पढ़े थे मौर्य काल, है ना। वेरी गुड, मौर्य काल की, है ना। अब देखिए कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अष्टाध्यायी से किस काल की राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। देखिए कहता है अष्टाध्यायी से किस काल की राजनीतिक जो अवस्था था ना उसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका आंसर बता दीजिए, क्या हो जाएंगे, इसका आंसर क्या हो जाएंगे। तो इसका आंसर जो है मौर्य काल ही होंगे, है ना जी, मौर्य काल ही होंगे। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नहीं अगला,
डी तक, डी तक आ गया। कहता है 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों द्वारा अरबी में लिखे गए सिंध के इतिहास का फारसी अनुवाद किस पुस्तक में मिलता है? इसका आंसर ये तो एकदम आँख के सामने है, चचनामा। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? चचनामा में, है ना, चचनामा में ही तो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन ही नहीं है। तो बताइए आज का सेशन समझ में आया? आ गया ना, पूरा क्लियर है? मज़ा आया? तो मज़ा आया तो एक काम कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मज़ा आया। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे प्यारे स्टूडेंट लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।